बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान ईमान फरोशों की 27वां हिस्सा पेश खिदमत है। ये कहानी अब अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। तमाम सामीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। तीसरे दिन अली बिन सफियान के भेजे हुए आदमी हबशियों की इस मुकद्दस जगह पहुंच गए जहां से लड़कियां भागी थी और जहां रजब हबशियों का कैदी था। ये 6 आदमी थे और सब ऊंटों पर सवार थे। उन्होंने भेस नहीं बदला था। वो मिस्री फौज के लिबास में थे। उनके पास बर्छियां, तीरो कमान और तलवारें थीं। उन्हें आमद कमाल ने लड़कियों की रुईदाद सुना दी थी। उसके मुताबिक अली बिन सफियान ने उन्हें तरीकाकार समझा दिया था। वो पहाड़ी खित्ते के अंदर गए जिसे पहाड़ियों ने किला बना रखा था। एक बर्छी ना जाने कहां से आई और उनके सामने जमीन में गड़ गई। इसका मतलब ये था कि रुक जाओ, तुम घेरे में हो। वो रुक गए। हबशी पुरोहित सामने आया। उसके साथ 3 हबशी थे जिनके पास बर्छियां थी। हबशी ने उन्हें खबरदार किया कि वो उसके छुपे हुए तीरंदाजों की जद में है। अगर उन्होंने कोई गलत हरकत की तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। सब ने अपने हथियार हबशियों के आगे फेंक दिए और ऊंटों से उतर आए। उनके कायद ने हबशी पुरोहित से हाथ मिलाकर कहा, हम तुम्हारे दोस्त हैं, मोहब्बत लेके आए हैं, तुम्हारी मोहब्बत लेके जाएंगे। क्या तुमने 3 लड़कियों की कुर्बानी दे दी है? हम मिस्री फौज के बागी हैं, जमात के कायद ने जवाब दिया। हम तुम्हारी इस फौज के सिपाही हैं जो मुसलमानों से तुम्हारे देवता की तौहीन का इंतकाम लेगी। हमें तुम्हारे आदमियों ने बताया था कि उन्हें शिकस्त इसलिए हुई है कि लड़की की कुर्बानी नहीं दी जा सकी। हम रजब के साथ थे। हमने उसे कहा कि हम 3 फरंगी लड़कियां अगवा करके ले आएंगे और एक की बजाय 3 लड़कियों की कुर्बानी देंगे और देवता के मगरमच्छों को खिलाएंगे। हम बड़ी दूर से 3 लड़कियां वर्गला कर और बहुत से लालच देकर ले आए और रजब के हवाले कर दी थी। वो ने यहाँ ले आया था। हम ये देखने आए हैं लड़कियों की कुर्बानी दी जा चुकी है या नहीं। हबशी पुरोहित धोखे में आ गया। उसने कहा, रजब ने हमारे साथ कमीनगी की है। वो लड़कियां ले आया था मगर उसकी नीयत खराब हो गई थी। उसने लड़कियों को यहाँ से भगा दिया लेकिन हमने उसे नहीं भागने दिया। इसे पूरी सजा दी है। लड़कियां हमारे हाथ से निकल गई हैं। क्या तुम 2 लड़कियों का बंदोबस्त कर सकती हो? देवताओं का कहर सख्त होता जा रहा है। हम जरूर बंदोबस्त करेंगे, कायद ने कहा। थोड़े दिनों तक हम 2 लड़कियां ले आएंगे। हमें रजब के पास ले चलो, हम उससे पूछेंगे कि लड़कियां कहाँ हैं। हबशी पुरोहित सबको अपने साथ ले गया। एक जगह मिट्टी का एक चौड़ा और गोल बर्तन रखा था जो ऐसे ही एक बर्तन से ढका हुआ था। पुरोहित ने ऊपर वाला बर्तन उठाकर नीचे वाले बर्तन में हाथ डाला। जब उसने हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में रजब का सर था। चेहरे का हर एक नक्श बिल्कुल सही और सलामत था। आंखें आधी खुली हुई थी, मुंह बंद था। ये सर और चेहरा गर्दन से काटकर जिस्म से अलग कर दिया गया था। उससे पानी टपक रहा था। ये कोई दुआ थी जिसमें हबशियों ने सर डाला हुआ था ताकि खराब ना हो। पुरोहित ने कहा, इसका जिस्म मगरमच्छों को खिला दिया गया है। इसके साथियों को हमने जिंदा झील में फेंक दिया था। मगरमच्छ भूखे थे। अगर हमें ये सर दे दो तो हम अपने तमाम साथियों को दिखाएंगे, एक ने कहा, और उन्हें बताएंगे कि जो अंगूक के देवता की तौहीन करेगा उसका अंजाम ये होगा। तुम इस शर्त पर ले जा सकते हो कि कल सूरज गुरूब होने से पहले वापस ले आओगे। पुरोहित ने कहा, ये अंगूक के देवता की मलकियत है। अगर वापस नहीं लाओगे तो तुम्हारा सर जिस्म से जुदा हो जाएगा। तीसरा रोज रजब का सर सुल्तान अय्यूबी के कदमों में पड़ा था और सुल्तान अय्यूबी गहरी सोच में खोया हुआ था। उसी रात का वाकया है। आमद कमाल और लड़की इस मकान के बरामदे में सोए हुए थे जो उन्हें रहाइश के लिए दिया गया था। इस मकान में रहते हुए इन्हें 6 रोज गुजर गए थे। उस दौरान लड़की अहमद कमाल से कहती रही थी कि वो फौरन मुसलमान होने को तैयार है और अहमद कमाल उसके साथ शादी कर ले, लेकिन अहमद कमाल का यही एक जवाब था, पहले फर्ज पूरा करेंगे। लड़की ने 2-3 बार इस खदशे का भी इजहार किया था कि उसके साथ धोखा होगा। अहमद कमाल उसे अभी एक हाथ दूर ही रखने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान लड़की के दिल से दहशत उतर गई थी और अब वो होशमंदी से सोचने के काबिल हो गई थी। उस रात वो अहमद कमाल बरामदे में सोए हुए थे। बाहर एक सिपाही पहरे पर खड़ा था। आधी रात से कुछ देर पहले पहरादार मकान के इर्द गिर्द घूमने के लिए आहिस्ता आहिस्ता चला तो किसी ने पीछे से उसकी गर्दन बाजू में जकड़ ली। फौरन बाद उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया गया। हाथ और पांव भी रस्सियों में जकड़े गए। वो 4 आदमी थे। मकान का दरवाजा अंदर से बंद था। एक आदमी दीवार से पीठ लगाकर खड़ा हो गया। दूसरा उसके कंधों पर चढ़कर दीवार फलांग गया। अंदर से उसने दरवाजा खोल दिया। बाकी 3 आदमी भी अंदर चले गए।
ایک جو سب سے زیادہ قوی ہیکل تھا اس نے لڑکی کے منہ پر کپڑا باندھ دیا. لڑکی کے جاگنے تک اس نے لڑکی کو دبوچ لیا اور اٹھا کر کندھوں پر ڈال لیا. 3 آدمیوں نے احمد کمال کو رسیوں سے جکڑ کر اور منہ پر کپڑا باندھ کر پلنگ پر ہی پڑا رہنے دیا. اسے مزاحمت کی مہلت ہی نہ ملی. باہر جا کر انہوں نے لڑکی پر کمبل ڈال دیا تاکہ کوئی دیکھ لے تو اسے پتہ نہ چل سکے کہ اس آدمی کے کندھوں پر لڑکی ہے. شہر سے 4-5 میل دور فرعونوں کے وقتوں کی ایک بہت ہی وسیع و ریز اور بولبلیوں جیسی عمارت کے کھنڈر تھے. ان کے متعلق لوگ بہت سی ڈراؤنی باتیں کیا کرتے تھے کہ عمارت کے اندر ایک بلند چٹان ہے. اس چٹان کو کاٹ کر بہت سے کمرے اور ان کمروں کے نیچے بھی کمرے بنے ہوئے تھے. ان کے اندر وہی جا کر واپس آ سکتا تھا جو ان سے واقف تھا. بہت مدت سے کسی نے ان کھنڈروں کے اندر جانے کی جرت نہیں کی تھی. مشہور ہو گیا تھا کہ اندر جنوں بھوتوں کا بسیرا ہے. اندر سانپوں کا بسیرا تو ضرور ہی تھا. سانپوں کے ڈر سے کوئی اس کھنڈر کے قریب سے بھی نہیں گزرتا تھا. بڑی خوفناک کہانیاں سنائی جاتی تھی. اس کے باوجود یہ 4 آدمی جو لڑکی کو اغوا کر کے لے گئے تھے ان کھنڈروں میں داخل ہو گئے اور داخل بھی اس طرح ہوئے جیسے یہی ان کا گھر تھا. وہ غارنما کمروں، غلام گردشوں اور اندھیر گلیوں میں سے بغیر رکے گزرتے گئے. آگے مشلوں کی روشنی تھی. ان کے قدموں کی آہٹوں سے چمگادڑ اڑتے اور پھڑپڑاتے تھے. چھپکلیاں اور رینگنے والی کئی چیزیں ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی تھی. اندر مکڑیوں کے جالے اور کائی بھی تھی. وہ چٹان میں بنے ہوئے ایک کمرے سے داخل ہو گئے. وہاں ایک آدمی مشل لیے کھڑا تھا جو ان کے آگے آگے چل پڑا. آگے سیڑھیاں تھیں جو نیچے اترتی تھیں. وہ سب نیچے اتر گئے اور ایک طرف مڑ کر ایک وسیع کمرے میں داخل ہو گئے. وہاں فرش پر بستر بچھا تھا. اس کے ساتھ بڑی خوشنما دری تھی. کمرہ سجا ہوا تھا. لڑکی کو بستر پر ڈال کر اس کے منہ سے کپڑا کھول دیا گیا. لڑکی غصے سے بولی، میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا ہے؟ میں مر جاؤں گی، کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی. اگر تمہیں وہاں سے اٹھوا نہ لیا جاتا تو کل صبح تمہیں جلاد کے حوالے کر دیا جاتا. ایک آدمی نے کہا، میرا نام فیض الفاطمی ہے. تمہیں میرے پاس آنا تھا. باقی 2 کہاں ہیں؟ تم اکیلی کیسے پکڑی گئی ہو؟ رجب کہاں ہے؟ لڑکی مطمئن ہو گئی اور بولی، میں خدا کا شکر بجا لاتی ہوں جس نے مجھے بڑی بڑی خوفناک مصیبتوں سے بچا لیا. میں منزل پر پہنچ گئی ہوں. اس نے فیض الفاطمی کو رجب، حبشیوں، آندھی، 2 لڑکیوں کی موت اور احمد کمال کے ہتھے چڑھ جانے کی ساری رویداد سنا دی. فیض الفاطمی نے اسے تسلی دی اور ان 4 آدمیوں کو جو لڑکی کو اٹھا لائے تھے سونے کے 6 ٹکڑے دیے اور کہا، تم اب اپنی جگہ سنبھال لو. میں تھوڑی دیر بعد چلا جاؤں گا. یہ لڑکی 3-4 روز یہیں رہے گی. میں رات کو آیا کروں گا. باہر جب اس کی تلاش ختم ہو جائے گی تو میں اسے لے جاؤں گا. 4 آدمی چلے گئے اور کھنڈر کے چاروں طرف ایسی جگہوں پر بیٹھ کے جہاں سے باہر نظر رکھی جا سکتی تھی. فیض الفاطمی کے ساتھ ایک ہی آدمی رہ گیا جو مصری فوج کا کماندار تھا. اندر فیض الفاطمی اپنی کامیابی پر بہت خوش تھا اور 2 لڑکیوں کی موت کا اسے غم بھی تھا. اسے رجب کے انجام کا بھی علم نہیں تھا. اس نے کہا، رجب کو وہاں سے نکالنا ضروری ہے. اس نے علی بن سفیان اور صلاح الدین ایوبی کے قتل کا کچھ انتظام کیا تھا جس کا مجھے علم نہیں کہ کیا تھا. اس نے غالباً فدائیوں سے معاملہ طے کیا. یہ دونوں قتل اب بہت ضروری ہو گئے ہیں. ہمیں کوئی نیا منصوبہ بنانا ہے. میں دوسرے ساتھیوں سے بات کر کے تمہیں کل بتاؤں گا. ابھی آرام کرو، مجھے واپس جانا ہے. صلاح الدین ایوبی کو آپ پر اعتماد ہے؟ لڑکی نے پوچھا. اتنا زیادہ کہ اپنی ذاتی باتوں میں بھی مجھ سے مشورہ لیتا ہے، فیض الفاطمی نے جواب دیا. مجھے پتا چلا ہے کہ اعلیٰ حکام میں صلاح الدین ایوبی کے وفاداروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لڑکی نے کہا، اور فوج بھی اس کی وفادار ہے. یہ صحیح ہے، کماندار جو وہاں موجود تھا بولا. اس کا سراغ رسانی کا محکمہ بہت ہوشیار ہے. جہاں کوئی سر اٹھاتا ہے اس کی نشاندہی ہو جاتی ہے. اعلیٰ حکام میں 2 اور ہیں جو صلاح الدین ایوبی کے خلاف کام کر رہے ہیں. ان کے نام آپ کو محترم فیض الفاطمی بتا سکیں گے. فیض الفاطمی نے دونوں نام بتا دیے اور مسکرا کر لڑکی سے کہا، تمہیں اعلیٰ سطح پر ہی کام کرنا ہے. صرف 2 حکام کے درمیان چپکرش پیدا کرنی ہے اور 2 کو زہر دینا ہے جو تم آسانی سے دے سکو گی. مگر اب مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ تمہیں کسی محفل میں نہیں لے جا سکیں گے. تم پردہ نشین مسلمان لڑکی کے بیس میں کام کرو گی ورنہ پکڑی جاؤ گی. ہو سکتا ہے میں تمہیں واپس فلسطین بھیج دوں اور کسی اور لڑکی کو بلا لوں جسے یہاں کوئی پہچان نہ سکے. میرا گروہ بہت ذہین اور سرگرم ہے. یہ سالانوں سے نیچے کمانداروں کی سطح کا گروہ ہے. یہ 4 آدمی جو تمہیں اتنی دلی سے اٹھا لائے ہیں اسی گروہ کے افراد ہیں. ہم نے یوبی کی فوج میں بے اطمینانی پھیلانی شروع کر دی ہے. قوم اور فوج کو ایک دوسرے سے متنفر کرنا ضروری ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ شامی اور ترک فوج مصری عوام میں اپنے اچھے سلوک، کردار اور لڑنے کے جذبے کی بدولت بہت مقبول ہے اور عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. سوڈانیوں کو شکست دے کر انہوں نے شہریوں کے دلوں میں عزت کا اضافہ کر لیا ہے.
हमें फौज की इस इज्जत को मजरूह करना है, सलारों और दीगर फौजी हुकाम को रसवा करना है। इसके बगैर हम सलीबियों और सूडानियों की कोई मदद नहीं कर सकते। बाहर का हमला नाकाम रहेगा, फौज उसे कामयाब नहीं होने देगी। कौम फौज का साथ देगी। अगर इस वक्त एक तरफ से सलीबी और दूसरी तरफ से सूडानी हमला कर दें तो कौम और फौज मिलकर काहरा को ऐसा किला बना देगी जिसे फतह करना नामुमकिन होगा। काहरा को फतह करने के लिए हमें जमीन हमवार करनी होगी, लोगों के जहनों में वहम और वसवसे और नौजवानों के किरदार में जिन्स परस्ती और आवारगी पैदा करनी होगी। मुझे बताया गया था कि ये काम 2 साल से हो रहा है, लड़की ने कहा। खासी कामयाबी भी हुई है, फैजल फातमी ने कहा। बदकारी में इजाफा हो गया है, मगर सलाहुद्दीन यूबी ने एक तो नए मदरसे खोल दिए हैं, दूसरे मस्जिदों में खुतबे से खलीफा का नाम निकाल कर और ही रंग पैदा कर दिया है और लड़कों को अस्करी तालीम देना शुरू कर दी है। बात यहाँ तक पहुंची थी कि इन 4 आदमियों में से एक आया और फैजल फातमी से कहा, अभी बाहर न जाना, कुछ गड़बड़ है। फैजल फातमी घबराया, इस आदमी के साथ बाहर चला गया। एक ऊंची जगह छुप कर देखा, आधी रात के पूरे चांद ने बाहर के माहौल को रोशन कर रखा था। उसने कहा, तुम लोगों ने बेहतियाती की है, ये तो फौजी मालूम होते हैं, घोड़े भी हैं, तुम चारों तरफ से देखो, मैं किधर से निकल सकता हूँ। मैं देख चुका हूँ, इस आदमी ने जवाब दिया। यूं नजर आता है जैसे हम मुकम्मल घेरे में हैं। आप वहीं चले जाएं, मशले बुझा दे, वहां से निकलने की गलती ना करें, वहां तक कोई नहीं पहुंच सकेगा। फैजल फातमी खंडरों में गायब हो गया और ये आदमी जो पहरा दे रहा था बुलंद जगह से उतरकर अंदर को जाने की बजाय दीवारों के साथ साथ छुपता बाहर निकल गया। बाहर का ये आलम था कि 50 के करीब प्यादा फौजी थे और 20-25 घोड़ों पर सवार थे। उन्होंने सारे खंडर को घेरे में ले लिया था। ये पहरादार उन तक गया और एक फौजी से पूछा, अली बिन सुफियान कहाँ है? उसे बताया गया तो वो दौड़ता हुआ गया। इस दस्ते की कमान अली बिन सुफियान खुद कर रहा था, उसके साथ अहमद कमाल था। पहरादार ने उन्हें कहा, अंदर कोई ऐसा खतरा नहीं, आपके साथ 2 आदमी भी काफी हैं, मेरे साथ आए। ये पहरादार इन 4 आदमियों में से था जिन्होंने लड़की को अगवा किया था। अली बिन सुफियान ने 2 मशलें रोशन कराई, अहमद कमाल और 4 अस्करियों को साथ किया। 2 के हाथों में मशलें दी, सब ने तलवारें निकाली और इस आदमी के साथ खंडर में दाखिल हो गए। उन्हें देखा कि कोई आदमी किसी तरफ से आया और दौड़ता हुआ अंदर की तरफ चला गया है। अली बिन सुफियान के रहनुमा ने कहा, ये उनका आदमी है, वो अंदर वालों को खबरदार करने चला गया है, आप तेज चले। वो सब दौड़ पड़े। अगर ये लोग रहनुमा के बगैर होते तो इन बोलबलियों में भटक जाते या डर कर वहां से भाग आते। रहनुमा के साथ वो बड़ी अच्छी रफ्तार से जा रहे थे। किसी तरफ से एक और आदमी दौड़ता आया, उसकी अब उन्हें ये आवाज सुनाई दी, मैं इधर जा रहा हूँ, तेज चलो। ये रहनुमा का साथी था। वो चट्टानी कमरे में पहुंच के जैसे सीढ़ियां नीचे उतरती थी, नीचे से उन्हें आवाजें सुनाई दी, हमारे साथ धोखा हुआ है, ये दोनों इनके आदमी हैं। फिर तलवारें टकराने की आवाजें सुनाई दी और ये आवाज भी आई, इसे भी खत्म कर दो, ये गवाही ना दे सके। अली बिन सुफियान और अहमद कमाल मशल बरदारों के पीछे दौड़ते फलांगते नीचे उतरे। उस कमरे में पहुंचे तो वहां खून बह रहा था। लड़की पेट पर दोनों हाथ रख के बैठी हुई थी। फैजल फातमी के साथ जो कमांडर था वो एक और आदमी फैजल फातमी और एक पहरेदार से लड़ रहे थे। अली बिन सुफियान ने फैजल फातमी को ललकारा। फैजल फातमी ने जब अपने खिलाफ बहुत सी तलवारें देखी तो उसने तलवार फेंक दी। अहमद कमाल ने दौड़कर लड़की को संभाला, उसका पेट चाक हो चुका था। अहमद कमाल ने फर्श पर बिछे हुए बिस्तर से चादर उठाकर लड़की के पेट पर कसकर बांध दी और अली बिन सुफियान से कहा, मुझे इजाजत हो तो इसे बाहर ले जाऊं। अली बिन सुफियान ने उसे इजाजत दे दी। अहमद कमाल ने लड़की को बाजुओं पर उठाया। वो सख्त तकलीफ में थी, फिर भी उसने मुस्कुराकर अहमद कमाल से कहा, मैंने फर्ज पूरा कर दिया है, तुम्हारे मुजरिम पकड़वा दिए हैं। फैजल फातमी और लड़की को अगवा करने वाले 4 में से 2 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी 2 आदमी और एक कमांडर जो फैजल फातमी के साथ थे अली बिन सुफियान के आदमी थे। ये एक ड्रामा था जो फैजल फातमी को मौके पर गिरफ्तार करने के लिए खेला गया था। लड़की ने पूरा तावन किया लेकिन जख्मी हो गई। ये ड्रामा इस तरह तैयार किया गया था कि लड़की से वो खुफिया अल्फाज मालूम किए गए जो उसके ग्रोह को एक दूसरे को पहचानने के लिए इस्तेमाल करने थे। लड़की ने यह भी बता दिया कि उसे फैजल फातमी के पास जाना था। अली बिन सुफियान ने अपने 3 ज़हीन जासूस इस्तेमाल किए जिनमें एक कमांडर के ओहदे का था। उन्हें खुफिया अल्फाज बताए और कहा कि वो फैजल फातमी तक रसाई हासिल करें और उसे बताएं कि 3 में से एक लड़की यहाँ आ गई है, लेकिन वो फलां मकान में कैद है जहां से उसे निकाला जा सकता है। इन्हें यह भी बताया गया कि वो फैजल फातमी को रजब का झूठा पैगाम दे कि इस लड़की को बचाओ और अपनी कार्रवाइयां तेज कर। इन जासूसों ने 3 दिनों के अंदर फैजल फातमी तक रसाई हासिल कर ली और उस पर साबित कर दिया कि वो उसके जमीन दोस्त गिरोह के अफराद हैं। फैजल फातमी को यह खतरा भी था कि लड़की चूंकि कैद में है इसलिए अज़ियत के ज़ेर असर बता देगी कि वो भी उसके साथ है। फैजल फातमी के लिए अपना तहफ़्फ़ुज़ जरूरी था, लिहाजा उसने लड़की के अगवा का मंसूबा बनाया। इसमें उसने कमांडर को अपने साथ रखा, 2 आदमी अली बिन सुफियान के भेजे हुए और 2 अपने मिलाकर इनके सुपुर्द ये काम किया कि वो लड़की को उठा लाएंगे और खंडर में पहुंचा दें। इस खंडर को उन्होंने कुछ अरसे से अपना खुफिया अड्डा बना रखा था। मंसूबा बन गया तो अली बिन सुफियान तक पहुंच गया।
5-6 दिनों में अहमद कमाल और लड़की को बताया गया कि वो बरामदे में सोएंगे और रात को लड़की अगवा होगी, जिसके खिलाफ वो मज़ाहमत नहीं करेंगे। मकान के बाहर हर वक्त एक सिपाही पहरे पर रहता था। इस रात जो आदमी पहरे पर था वो सिपाही नहीं बल्कि अली बिन सुफियान के महकमे का जासूस था। उसे मालूम था कि रात को इस पर हमला होगा और हमला किस तरह का होगा। हमला करने वाला अली बिन सुफियान का आदमी था। अगर फैजुल फातमी का आदमी होता तो वो उसे खंजर मारकर हलाक कर देता। उस रात फैजुल फातमी और कमानदार खंडर में चले गए। मुकर्रर वक्त पर पहरेदार पर हमला हुआ, दीवार फलांगी गई। उस वक्त अहमद कमाल जाग रहा था। उसने देखा कि लड़की को उठा लिया गया है, लेकिन वो आंखें बंद करके लेटा रहा। उसने तड़पना उस वक्त शुरू किया जब वो रस्सियों में बंध चुका था। लड़की को खंडर में पहुंचा दिया गया। ये ड्रामा इसलिए खेला गया था कि फैजुल फातमी ने अगवा का मंसूबा बनाया और इसमें अपने 2 आदमी शामिल कर दिए थे। उन पर यह जाहिर करना था कि ये हकीकी अगवा है और इसमें कोई धोखा फरेब नहीं। आखिर दम तक शक न हुआ। अगवा के बाद अली बिन सुफियान ने पहरादार और अहमद कमाल की रस्सियां खोली। प्यादा सिपाही और सवार तैयार थे। थोड़े से वक्फे के बाद वो खंडर की तरफ रवाना हो गया तो खंडर को घेरे में ले लिया। उन्हें सबसे पहले अली बिन सुफियान के ही एक आदमी ने देखा जिसने फैजुल फातमी को जाकर इतला दी। उसे बाहर लाकर घेरा दिखाया और ये मशवरा दिया कि वो उसी कमरे में चला जाए। उसे उधर भेजकर ये आदमी बाहर निकल गया और अली बिन सुफियान और अहमद कमाल को अंदर ले गया। ये उस आदमी की दानिशमंदी थी कि उसने फैजुल फातमी को इसी कमरे में छुपे रहने पर कायल कर लिया था। अगर वो खंडर के बोर्ड बलियों जैसे कमरों, बरामदों, गलियों और तहखानों में निकल जाता तो उसे पकड़ना आसान ना होता। खंडर बहुत वसी और पेचीदा था। बाहर तो चांदनी थी लेकिन अंदर तारीकी थी, जिसमें ताकब किया जाता तो अपने आदमियों के मारे जाने का भी खतरा था। बिल्कुल आखिरी वक्त फैजुल फातमी को पता चला कि कमानदार और 2 आदमी उसके साथ नहीं बल्कि उसे धोखे में यहाँ लाए हैं। लड़की से ये गलती हुई कि इसके मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकल गए जिससे जाहिर हो गया कि ये भी इस धोखे में शरीक है। फैजुल फातमी के 2 साथी उसके पास पहुंच गए। धोखा बेनकाब हो गया और लड़ाई शुरू हो गई। फैजुल फातमी ने लड़की के पेट में नोक की तरफ से तलवार मारी और इसका पेट चाक कर दिया। उसने लड़की को गालिबन इसलिए भी कत्ल करना जरूरी समझा था कि वो उसके खिलाफ गवाही देने के लिए भी जिंदा ना रहे। फैजुल फातमी और उसके साथियों को कैद में डाल दिया गया। अली बिन सुफियान ने तीनों को अलग अलग कैद में रखा और तीनों को रजब का सर दिखाकर कहा, अपने दोस्त का अंजाम देख लो। अगर तुम्हें ये तवक्को है कि तुम्हें फौरन सजा दे दी जाएगी तो ये ख्याल दिमागों से निकाल दो। जब तक अपने पूरे ग्रोह को सामने नहीं लाओगे तुम्हें चक्कर शिकंजे में बांधे रखूंगा, जीने भी नहीं दूंगा, मरने भी नहीं दूंगा। लड़की की हालत अच्छी नहीं थी। तबीबों और जराहों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश कर डाली मगर कटी हुई अंतड़ियों का कोई इलाज ना हो सका। वो फिर भी मुतमिन थी, जैसे उसे पेट के मोहलक जख्म की परवाह ही नहीं थी। इसका एक ही मुतालबा था कि अहमद कमाल को मेरे पास बैठा रहने दो। सुल्तान यूबी भी इसकी आदत के लिए आया। अहमद कमाल अमीर मिस्र और अपनी फौज के सलार आला को देखकर तज़ीम के लिए उठा तो लड़की ने उसे हाथ से पकड़कर अपने पास बैठा लिया। अहमद कमाल सुल्तान यूबी की मौजूदगी में बैठ नहीं सकता था। आखिर सुल्तान ने उसे लड़की के पास बैठने की इजाजत दे दी। सुल्तान यूबी ने लड़की के सर पर हाथ फेरा और शफकत से सेहतयाबी की दुआ की। तीसरी रात अहमद कमाल लड़की के सराहने बैठा हुआ था। लड़की ने अनोखे से लहजे में पूछा, अहमद तुमने मेरे साथ शादी कर ली है ना? मैंने अपना वादा पूरा किया। तुमने अपना वादा पूरा कर दिया है। खुदा ने मेरे गुनाह बख्श दिए हैं। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। उसने अहमद कमाल का हाथ अपने दोनों हाथों में मजबूती से पकड़ लिया मगर गिरफ्त फौरन ढीली पड़ गई। अहमद कमाल ने कलमा शरीफ पढ़ा और लड़की को खुदा के सुपुर्द कर दिया। दूसरे दिन सुल्तान यूबी के हुक्म के मुताबिक लड़की को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। फैजुल फातमी ने और उसके साथियों ने सिर्फ 2 दिन अजीतें सही और अपने गिरोह की निशानदेही कर दी। उन लोगों को भी पकड़ा गया। मराकशी वकाय नगार असदुल अजली ने सुल्तान यूबी के वक्त के एक कातब के हवाले से लिखा है कि सुल्तान यूबी ने जब फैजुल फातमी की सजाए मौत पर दस्तखत किए तो सुल्तान ज़ारो कतार रोने लगा था। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। जल्द ही नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।